हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट 4 में हमने इससे पहले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। और उसी टाइम पे हमने ये बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसकी रेट आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आधार पे निकालें, रेट ऑलवेज क्या आएगी? सेम आएगी, सिमिलर आएगी। लेकिन बेटा वहां पे हमने ये बताया था एक चीज आपसे कि ये तब होगा जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट सेम हो। अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट सेम हो तब तो ये बात लागू होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक तो रेट का फॉर्मूला हमने लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। प्लस कब लगाते हैं? अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिया गया हो। माइनस कब लगाते हैं? अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली हमने, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो इसके लिए रेट आप निकालें तो रेट इज इक्वल टू A क्या है? रिएक्टेंट माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल्टा T माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल्टा T इज इक्वल टू C क्या है? C इज प्रोडक्ट तो साइन विल बी पॉजिटिव, देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा T एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाई डेल्टा T। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लेकिन अब यहां से एक कई प्रॉब्लम आती है बेटा। यहां से देखिए रिएक्शन, देखिए A प्लस बी, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1 और इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जितनी देर में A का 1 मोल रिएक्ट करेगा उतनी ही देर में B का भी 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो दोनों की चेंज इन कंसंट्रेशन वैल्यू क्या होगी? समान समय में समान होगी। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जितनी देर में C का 1 मोल बनेगा उतनी ही देर में D का भी 1 मोल बनेगा। ये आप स्टोइकियोमेट्री में पढ़ चुके हैं 11th में कि रिएक्शन के जो कोफिशिएंट है ये क्या दिखाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B जब रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑफ C प्लस 1 मोल ऑफ D बनेगा। लेकिन अब मान लीजिए आपके डेली लाइफ में जो आप पढ़ते हैं उनमें ऐसी रिएक्शंस तो बहुत कम आती हैं। आप क्या, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आ गई N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, क्या जो मैंने अभी आपको बताया क्या वो रूल यहां लागू होता है? यहां तो कुछ और बात है भाई। जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 3। और अमोनिया के कितने बनेंगे? 2। तो क्या ऐसा संभव है कि नाइट्रोजन के खर्च होना, हाइड्रोजन का खर्च होना या नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस, हाइड्रोजन की डिसअपियरेंस और अमोनिया की अपीयरेंस क्या सेम स्पीड से चलेगी? ऐसा तो ये इक्वेशन ही बता रही कि भाई अगर लेट द रिएक्शन कंज्यूम 1 minute फॉर द कंजम्पशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, then in the same time 3 mole of hydrogen will be consumed. So the change in concentration of nitrogen is 1 mole, but for hydrogen it is 3 moles and time is same. So we cannot say that in such type of reactions where coefficients are different, the rate of reactions calculated by this formula will be same. For making the rate of reaction similar, we have to divide the rate of reaction by a number that is the coefficient of respective reactant or product in the chemical reaction. यानी हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे केस में एक्चुअली जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि रेट ऑफ, यहां से दो नई चीजें आपके सामने आएंगी। यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये किसके लिए होगी बेटा? रेट ऑफ डिसअपियर कौन होता है रिएक्शन में? गायब कौन होता है? प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट।
तो ये होती है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और दूसरी चीज आती है रेट ऑफ अपीयरेंस। ये किसके लिए है, अपीयर कौन होता है, यानी नया कौन बनता है, वो बनता है प्रोडक्ट। तो बेटा एक्चुअली जो हमने आपको फॉर्मूला ये बताया था, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स क्या हो, एक हो। अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो ऐसे केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए निकालना पड़ेगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर्मूला वही है। अब डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा, तो साइन कैसा लगाओगे, नेगेटिव। तो यहां लगाएंगे, जैसे नाइट्रोजन के लिए मैं लगाता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय चेंज इन टाइम। ऐसे ही हाइड्रोजन के केस में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। ये तो हो गया किसके लिए, डिसअपीयरेंस के लिए। किसके लिए निकाला जाता है, रिएक्टेंट के टर्म में। अगर अपीयरेंस से निकालते हैं तो साइन कैसा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए है, तो प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा, इसलिए इसका साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे पुत्र डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। क्लियर है। तो क्या ऐसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाली जा सकती, निकाली जा सकती है, लेकिन क्योंकि यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग अलग आएंगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन दोनों की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है ये क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होता है, उतनी देर में हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 मोल खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन के टर्म में निकाले तो ये, और हाइड्रोजन के टर्म में निकाले तो ये। ऐसे अपीयरेंस में देखो ना, जितनी देर में ये 3 मोल खर्च होता है, उतनी देर में अमोनिया का 2 मोल बनता है बस। तो इसलिए अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में के टर्म में सबसे पहले इसकी रेट निकालेंगे। अब इस रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेटेड करें, तो ये मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी रिएक्शन की निकाली जाती है तो चाहे वो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के आधार पर निकाली जाए, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और ये सेम तब आएगी, अब देखो जितनी देर में इसका 1 मोल खर्च होता है, उतनी देर में इसका 3 मोल खर्च होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यूनिफाइड करने के लिए हम क्या करें, इसको हम डिवाइड कर दे किससे, 1 से, इसको हम डिवाइड कर दे किससे, 3 से। इसका कितना बनता है, 2 मोल। तो ये इसका मतलब इसके डिसअपीयरेंस की अपेक्षा इसका अपीयरेंस डबल है। अगर ये 1 मोल खर्च होता है तो ये 2 मोल बनता है, तो डबल है। तो अगर इसको यूनिफाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड, तभी जाकर के ये सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे से इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल कल करवाया जाएगा, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब ये इस फॉर्मूले की अपेक्षा एक नया फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाई कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये निकालना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बता भी दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप किसी भी आधार पर निकालें सेम होनी चाहिए, और ये सेम अगर है, इसको सेम करना है, तो जाहिर सी बात है इनके सबके कोएफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इन्हीं के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो एक्चुअली अगर हम बिना कोएफिशिएंट यूज किए निकालें तो वो बनता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ
अपीयरेंस। ऐसी बात नहीं इस रिएक्शन में मैंने लिखा था, तो जो ये है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन भी है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी है। यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी चीज को 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोफिशिएंट अलग अलग आ जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वहां पे जो प्रॉब्लम आती है इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, फिर उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू डिवाइड इट बाय रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। ठीक है, जिस कोफिशिएंट जिसके हिसाब से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं या जिसका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाल रहे हैं उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। जैसे अगर नाइट्रोजन आपने लिखा डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, अब इसको यह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको किस में बदलना है, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो आप ये देखिए कि नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, इसको क्या करेंगे 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे अगर आप हाइड्रोजन के आधार पर निकालें तो क्या निकालेंगे, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। अब इसको रेट ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको रेट ऑफ रिएक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसी हाइड्रोजन के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हम लिखेंगे इनटू 1 बाई 3। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, सीबीएसई में इसके ऊपर अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में रखना, जो है मुझसे पूछना बेटा। थैंक यू।